नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इससे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में हंगामा हो गया है। बनारस से शुरू हुआ हंगामा प्रदेश भर में फैल गया। लखनऊ, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, सैफई, मैनपुरी, उन्नाव समेत करीब 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ईवीएम रखने के स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए घेरेबंदी शुरू कर दी। बाकी जगहों पर भी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता जमा हुए। इस बीच वाराणसी के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने ईवीएम पर अपनी सफाई दी। दीपक अग्रवाल ने कहा, ट्रेनिंग के लिए ले जाए जाने वाली ईवीएम के मूवमेंट में प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया। ये ईवीएम वोटिंग वाली ईवीएम से पूरी तरह अलग हैं। जो ईवीएम गाड़ी में मिली है उसका मिलान पोलिंग में उपयोग हुई ईवीएम से कर लें। अगर नंबर मिलता है तो हम लोग दोषी हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है, सभी प्रेक्षक यहीं बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वोटिंग वाले ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है। इसकी 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये माना कि ईवीएम का जो मूवमेंट हुआ उसमें त्रुटि हुई है। उनके इस बयान के वीडियो को समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। उन्नाव में मतगणना स्थल के पास सपा कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं। बुधवार को सुबह 9 बजे सपा नेताओं ने लेखपाल को पकड़ा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लेखपाल ईवीएम सील करने का सामान ले जा रहे थे। टैग और सील पर्ची ले जाते समय लेखपाल को रोका गया। वहीं बक्से सील करने वाली टैग पर्ची भी पकड़ी गई। इस दौरान सपाइयों ने वीडियो बनाकर विरोध जताया। वहीं बुलंदशहर में सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर जा रही एम्बुलेंस की तलाशी ली। वहीं सैफई के कथुआ में बुधवार सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में देर रात जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा अखिलेश यादव के निर्देश के बाद सपा के बड़े नेता बाराबंकी में मतगणना स्थल पर देर रात पहुंच गए। बरेली में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। वाराणसी में मंगलवार शाम को एक वाहन में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि इन ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। वाहन में ईवीएम मिलने पर खासा हंगामा हुआ था और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम चोरी हुई हैं। आयोग ने कहा है कि वाराणसी में जिले के मतगणना अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए 9 मार्च को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज में स्थित प्रशिक्षण स्थल से ले जाई जा रही थी। आयोग ने कहा है कि काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की द्वितीय ट्रेनिंग होनी है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हेतु ये ईवीएम ट्रेनिंग में हमेशा इस्तेमाल होती हैं। ईवीएम चोरी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान में इस्तेमाल हुई सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर सीलबंद हैं और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। गाड़ी में मिली ये ईवीएम पूरी तरह अलग हैं और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। बता दें, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि वाराणसी में ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी गई तो 2 क्यों भाग गईं। उन्होंने कहा कि लखनऊ से बड़े अफसर मतगणना को लेकर निर्देश दे रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा था कि ये सर्वेक्षण के नतीजे इसलिए ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिससे ईवीएम की गड़बड़ियों को ढका जा सके, चोरी को छुपाया जा सके। चुनाव के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू सकती हैं। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, ये तेल की कंपनियां कीमतें निर्धारित करेंगी। तेल की कीमतों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि देखें दुनिया और रूस यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, तेल कंपनियां कोई फैसला लेंगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों का चुनाव से कोई संबंध नहीं और इन कंपनियों को भी जीवित रहना है। उन्होंने कहा कि हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें करीब 2 साल बाद अब बहाल होंगी। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगने के साथ ही मार्च 2020 में ये उड़ानें निलंबित की गई थीं और तब से अब तक उस निलंबन को आगे बढ़ाया जाता रहा था। निलंबन को आखिरी बार इस साल 28 फरवरी को बढ़ाया गया था, लेकिन अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में वृद्धि का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि कोविड के प्रतिबंधों में भारी छूट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन 27 मार्च से फिर से शुरू होगा। यूक्रेन पर भारत के रुख को लेकर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लीनेन ने कहा कि फ्रांस चाहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को लेकर मजबूत भूमिका निभाए और दबाव बनाए। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए फ्रांस के राजदूत ने कहा कि फ्रांस भारत की स्वायत्तता का सम्मान करता है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर बिना उकसावे के हमला किया है और इसलिए फ्रांस भारत से यूएनएससी की बैठक के अगले चरणों में ज़्यादा दबाव बनाने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत इसमें हिस्सा ले और उसके शब्द और वोट आपस में मेल खाएं। बता दें, यूक्रेन में मानवीय स्थिति और नागरिकों की रक्षा को लेकर फ्रांस के मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र परिषद में चर्चा होने वाली है।
मालूम हो कि भारत ने अभी तक रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव पर वोट करने से परहेज किया है। ब्रिटेन ने कहा कि यूक्रेन की एयर डिफेंस को रूस के फाइटर जेट्स के खिलाफ सफलता मिल रही है और वो रूस को इसके हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करने से रोक पा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के आधुनिक लड़ाकू विमानों के खिलाफ काफ़ी सफलता हासिल की है। शायद उन्हें हवा के किसी भी स्तर पर नियंत्रण हासिल करने से रोक रखा है। ब्रिटेन के आकलन में यह भी कहा गया है कि रूसी सेना कीव के उत्तर पश्चिम से लड़ने में कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में विफल रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब हमें समझ आ गया कि नेटो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बाद मैं काफ़ी पहले से ही इस सवाल को पीछे छोड़ चुका हूँ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो विवादित चीज़ों और रूस के साथ टकराव को लेकर काफ़ी डरता रहा है। नेटो की सदस्यता पाने का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं जो घुटनों के बल गिरकर किसी चीज़ की भीख मांग रहा हो। बता दें, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के पीछे यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की इच्छा भी थी। रूस का कहना है कि वो पड़ोसी देश यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने दे सकता, इससे उसको खतरा होगा। ज़ेलेंस्की का ये बयान बताता है कि वो रूस के साथ समझौते को तैयार हैं। के द्वारा यूक्रेन के जिन अलगाववादी इलाकों को अलग और स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था, उनको लेकर अब ज़ेलेंस्की से एबीसी के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि रूस पर यूक्रेन हमला बंद करने के लिए 3 मांगे कर रहा है, जिनमें पहली नेटो में शामिल ना होना, दूसरी क्राइमिया को रूसी क्षेत्र मानना और तीसरी डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित करना शामिल है। इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके दरवाजे बातचीत के लिए पूरी तरह खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा गारंटी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अस्थायी तौर पर कब्जा किए गए क्षेत्र को रूस को छोड़कर किसी ने भी मान्यता नहीं दी है और यह एक छद्म राष्ट्र है, लेकिन हम इस पर बात कर सकते हैं, इस पर समझौता कर सकते हैं कि कैसे ये क्षेत्र आगे चल सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से तेल खरीदने, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पुतिन के लिए कभी भी जीत नहीं होगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम रूस से तेल, गैस और ऊर्जा का पूरा आयात बंद कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने यह भी माना कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी साल 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने माना कि इस कदम से रूस पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पर और दबाव जरूर बनेगा। जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनसे रूस की अर्थव्यवस्था। अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका देते हुए पोलैंड को 28 MiG-29 फाइटर जेट देने के ऑफर को ठुकरा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड के MiG-29 फाइटर जेट को जर्मनी में अमेरिकी वायुसेना के ठिकाने पर ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने यह बेहद अहम प्रस्ताव ऐसे समय ठुकराया है जब यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा कि पोलैंड का प्रस्ताव स्वीकार करने में वो असमर्थ हैं। पोलैंड ने प्रस्ताव दिया था कि इन फाइटर जेट को अमेरिका के रामस्टेन एयरबेस को ट्रांसफर कर दिया जाए, इसके बाद वहां से उसे रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए भेजा जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।